ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आती हैं सुबह सुबह उनको खंगाल करके निचोड़ करके और उसमें से फिल्टर करने के बाद जो 2-4 शेयर बचते हैं उसको आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे ही कुछ शेयरों को लेकर के हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी। जी, पहली कंपनी की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। कल नतीजे आए और लगातार जो है निवेशकों के रडार पर रहा। कल 20% की तेजी भी इसमें देखने को मिली। अब यहाँ पर जो है HSBC की रिपोर्ट आई है, होल्ड की सलाह दी है और 49 रुपीज़ का लक्ष्य दिया है। लेकिन साथ में आपको मैं ये भी बता दूँ कि कोटक इक्विटीज़ की भी रिपोर्ट आई और उन्होंने 30 रुपये का इसका लक्ष्य दिया है यहाँ पर। और जो तमाम ब्रोकरेजेस हैं उनमें से जो ज़्यादातर ब्रोकरेज हैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है नहीं। अब यहाँ पर अगर हम लोग HSBC की बात कर लें, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, देखिए इन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा है कि अगर आप साल दर साल के हिसाब से देखें तो नतीजे खराब हैं। यहाँ पर आप अगर क्यू स्थिति के आधार पर देखें तो स्थिति आपको बहुत स्लाइटली सी बेहतर देखने को मिलेगी। लेकिन इन्होंने कहा कि जो सबसे सरप्राइजिंग मूव है वो मार्जिन का रहा है। यहाँ पर जो ग्रॉस मार्जिन है वो उसमें विस्तार देखने को मिला है, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर देखने को मिला है यहाँ पर। और आगे के लिए भी जो गाइडेंस है वो भी बेहतर है यहाँ पर। लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक और मेजर कंसर्न यहाँ पर जताया है। इन्होंने ये कहा है कि जो सेल बिजनेस है, कंपनी एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसमें थोड़ा सा रुकावट देखने को मिल सकती है। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो PLI स्कीम है वहाँ पर उसकी टाइमलाइन मिस हो सकती है, जिससे आने वाले टाइम में कंपनी के यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी पर, मार्जिन पर तमाम तरीके से एक गहरा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आज सुबह जो है ना, पूरी रिपोर्ट तो मैंने नहीं पढ़ी आपकी तरह, ये टारगेट पे मेरी नज़र गई थी। उस समय 47 के आसपास था, ये बाज़ार खुलने के पहले की बात है। उन्होंने कहा 2 रुपये के लिए इतनी मेहनत करके रिपोर्ट निकाली किस लिए। हालांकि बाद में फिर दबाव बढ़ा, अब तो 3-4 रुपये का अंतर है, 10% के आसपास का टारगेट में। प्रदीप सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी ओला पर लेकर के? देखिए सर, कल भी जैसे मैंने बताया था कि एक बच्चा जो लास्ट 1.5-2 साल से पढ़ाई नहीं कर रहा है और आप डेली बोल रहे हो कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और एक दिन इतना पढ़ाई करता है तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। कल तो सर ऑलमोस्ट 17-18% चला। जैसे कि हर्ष जी ने भी बताया रिजल्ट के बारे में, रिपोर्ट शेयर किया, लेकिन आई डोंट थिंक सो मच कि 45 में यहाँ पे बाय करना सही होगा। बहुत रिस्की काउंटर है। अब जिस तरीके से आप डेली, वीकली, मंथली चार्ट देखेंगे, बार बार नीचे ही आ रहा है। इनफैक्ट अभी भी जो बेस है, जो बॉटम है, वो ना कंफर्मेशन नहीं हुआ। अब फंडामेंटल ऑब्वियसली पहले ना प्राइस मोमेंटम में आता है, तो फंडामेंटल थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। फंडामेंटल का इफेक्ट ना आपको 2-3 महीना, 6 महीने में आते हुए दिखेंगे, लेकिन टेक्निकली प्राइस एक्शंस आपको 5-10 मिनट, 1-2 दिन में पहले आता है। सो अभी भी वो प्राइस एक्शंस, वो फॉर्मेशंस मुझे लगता है कि नहीं हुआ है। टाइम करेक्शंस ना कंप्लीट हुआ, ना प्राइस करेक्शंस का कंप्लीट हुआ, ना ही बेस बनाया, ना ही कोई बॉटम बनाया, ना ही यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आ रहा है। मैं मान लेता अगर कल का बाइंग के बाद आज अगर फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आता और 50 के ऊपर सस्टेन करता और इसी हफ्ता फ्राइडे वाला क्लोजिंग अगर 50 के ऊपर मुझे मिलता, तो फिर मैं जाके कंफर्टेबल हो जाता एक बार। नहीं, चलो हो चुका है बेस, तो फिर एक बार बाय करने का मैं सलाह देता। लेकिन 45.46 चल रहा है अभी, नहीं बाय करना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, सिंपल। ठीक, नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। और क्या लेना है क्या नहीं लेना है जरा पूछते हैं हर्ष से। हर्ष बताइए, अगला शेयर कौन सा होगा? जी, वोडाफोन आइडिया का शेयर काफ़ी दिन बाद रडार पर आया है यहाँ पे ब्रोकरेजेस के। और यहाँ पे UBS की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की सलाह दी और अभी 8.5 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। करीब 18 से 20% का अपसाइड मौजूदा भाव से इनको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोली है यहाँ पे कि वित्त वर्ष 2027 के अनुमानित, अगर आप इसके एबिटा की बात करें, उस हिसाब से वोडाफोन आइडिया का एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा जो है वो करीब 11 गुना पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आप इसको समझे आसान भाषा में, तो कमाई के मुकाबले यहाँ पर जो कीमत है स्टॉक की वो 11 गुना ऊपर ट्रेड कर रही है। तो इनको ये महंगा लग रहा है यहाँ पे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इनका यहाँ पे ये कहना है कि फंडिंग में देरी हो रही है। सरकार की तरफ से भी अभी कोई क्लैरिटी है नहीं, यहाँ पर स्पष्टता है नहीं कि हिस्सेदारी को लेकर क्या होगा यहाँ पर। तो ये भी जो है जो पार्टिसिपेशन है, या फिर कहें कि जो यहाँ पर अभी जो है उम्मीद है, उस पर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा है यहाँ पे UBS की तरफ से, ये ज़रूर जानकारी दी गई है कि अभी भी ऐसा लगता है कि सरकार सपोर्ट करेगी कंपनी को, क्योंकि तमाम जो 3 टेलीकॉम कंपनीज हैं, जिस तरीके से सरकार के एक के बाद एक स्टेप्स उठाए हैं, तो इसको लेकर ये अभी भी पॉजिटिव है। अब ये देखना होगा कि ये जो राहत है वो किस रूप में आती है। ठीक है, चलिए, तो 1 रुपये ऊपर के टारगेट है, कम से कम जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए तो ठीक ही खबर है, ख़राब खबर तो नहीं है। भले ही न्यूट्रल रिपोर्ट उन्होंने निकाली है, भले ही महंगा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी टारगेट तो 8 रुपये 50 पैसे का ही दे रहे हैं। प्रदीप सर, वोडाफोन आइडिया? देखिए, वोडाफोन आइडिया सर मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे बाउंस बैक पॉसिबल है। बीच में स्टॉक बहुत
नीचे भी आया था और अल्टीमेटली लोगों का पैसा डुबाया है। अब देखेंगे कि लास्ट 2-4 साल 5 सालों में पैसा तो बनाया नहीं और मल्टीपल टाइम हिट हुआ है, ऐसा कि 7-8 रुपीज से 16-17 और 16-17 से फिर से नीचे आया। सो अब देखेंगे 2,10,000 करोड़ के आसपास तो इनका डेट था। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट के पास स्टेक गया है 49% के आसपास, उसके बाद अभी भी 1,73,000 करोड़ के आसपास तो डेट है। इसका पेनल्टी भरना है और फंडामेंटली अभी सही नहीं हुआ। गवर्नमेंट सपोर्ट करने का बार बार कोशिश यहाँ पे हो रहा है। जिस तरीके से टेलीकॉम ने अभी थोड़ा बहुत चला, मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है। गवर्नमेंट चाह रहा है कि वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनी खत्म ना हो जाए, तो इसीलिए गवर्नमेंट भी स्टेक ले रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कमिंग डेज में भी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इस काउंटर पे मैं बाई कॉल नहीं देता हूँ जनरली। बाकी मुझे लगता है कि एज पर द प्राइस एक्शन ये स्टॉक 9.50 एंड 10 रुपीज कमिंग सुन है। यही स्टॉक पे वही लोग इन्वेस्ट करें जिनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत हाई है, जो जिनको थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन करते हैं। 6.50 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मुझे लगता है कि 9.50 एंड 10 रुपीज कमिंग सून। ठीक, तो ये बात यहाँ पर जो है वोडाफोन आइडिया पे निकल करके आती हुई अगली कंपनी के लिए दोबारा चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए कौन सी है तीसरी कंपनी आज की? जी, कल्याण ज्वेलर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है और 700 रुपये के लक्ष्य दिए हैं। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो कंपनी है बेसिकली या लोकल विस्तार या कहें स्थानीय एक्सपेंशन पर काम कर रही है, क्योंकि पहले ही दक्षिण तक सीमित थी, लेकिन उसके बाद पूरे पैन इंडिया पर एक के बाद एक नई तरह के स्टोर्स यहाँ पे खोलने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हाइपर लोकल पर भी फोकस है। यहाँ पर जिस तरह की डिमांड है उस तरीके से वहाँ पर जा रहे हैं, उस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, उस तरह के प्रोडक्ट्स को इनहेंस करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी की बात की गई है। यहाँ पे कहा गया है कि वित्त वर्ष 2018 में जहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो 2.2% था, वहीं वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 4.4% हो गया है। इसलिए इनको आगे भी लगता है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। स्टैंडर्ड ज्वेलरी में ज़्यादातर मांग बढ़ रही है और कंपनी का जो फोकस है वो ज़्यादातर यहाँ पर स्टैंडर्ड ज्वेलरी में ही है। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि नए फ्रेंचाइजी मॉडल्स जो है वो स्टोर्स खुल रहे हैं। कंपनी आने वाले सालों में एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। चलिए, 700 रुपये तक के टारगेट निकल करके आ रहे हैं। 1100 के आसपास, माफ़ कीजिएगा, 588 589 के आसपास ट्रेड करता हुआ। प्रदीप जी और दीपक जी, आप दोनों ही सही टिप्पणी जानना चाहेंगे। पहले प्रदीप जी आपसे, अभी क्या करना चाहिए? 700 के टारगेट निकल करके आ रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स में बहुत क्वेरीज आ रही हैं बीते कुछ दिनों के अंदर, खासतौर से पीसी में जो मोमेंटम बना था उसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी क्वेरीज रही हैं। तो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ रहा है, दिखाई दिया है। देखिए फरवरी 2025 के डेटा के हिसाब से इनके पास ऑलमोस्ट 833 के आसपास अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर्स है। आप देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स का ऑलमोस्ट मार्केट कैप भी 60,745 के आसपास है, 700 करोड़ के ऊपर तो प्रॉफिट भी है। सो प्रोमोटर होल्डिंग भी 62% के आसपास ही है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी रहा है और लास्ट कुछ दिनों में अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है लोगों को, और लास्ट 5 साल में ऑलमोस्ट 38.3% CAGR के साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे हो रहा है। डिविडेंड भी ऑलमोस्ट 18% प्रोवाइड किया है। सो एक मैं नेक्स्ट जो क्वार्टर आने वाला है रिजल्ट, वो भी मैं अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और लास्ट सर कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सेक्टर रोटेशन चल रहा है। सेक्टर रोटेशन में पीसी ज्वेलर, टाइटन्स, कल्याण ज्वेलर जैसे स्टॉक्स मेरा रडार पे आ रहा है। तो उस टाइम पे ट्रेड होता है 540 के आसपास, तो अभी 587 के आसपास है। अगर आप 6 से 8 महीने का एक व्यू रखते हो, मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है इसका ऑलमोस्ट 680 होना चाहिए। अगर एक बार 680 इसके ऊपर क्रॉस होता है तो मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई इस काउंटर पे पॉसिबल है, क्योंकि फंडामेंटल डेटा स्ट्रांग है, बेस बन चुका है, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बिल्ड हुआ है और उसके बाद धीरे धीरे अभी ऊपर आ रहा है। फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 670-80 से पहले तो नहीं है, तो 700 कमिंग सून और उसके बाद मुझे लगता है कि 750 ऑल्सो कमिंग सून। 6 से 8 महीने का आपको एक व्यू रखना है। मैं तो पॉजिटिव हूं और करेंट जोन से भी बाई करने में मुझे लगता है कि सही हो सकता है। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा इस केस में 535 का एक स्टॉप लॉस रखिए। करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं और यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल का टारगेट 700 रुपये का है। दीपक जी, आप क्या कह रहे हैं? जी सर, अगर देखें तो कल्याण ज्वेलर्स एक अच्छी कंपनी, और अगर जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार MCX मार्केट में भी गोल्ड के दाम एक बार वापस 52 वीक हाई पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे। साथ ही साथ सिल्वर भी देखें तो लगातार नया 52 वीक हाई हमें बनाती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ फेस्टिव सीजन भी अभी आने वाले दिनों में हमें चालू होते हुए नजर आ रहा है। तो
तो आगे जाते हुए हमें एक अच्छी खासी डिमांड ग्रोथ यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। तो उसी के चलते कल्याण ज्वेलर भी एक अच्छी खासी लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा खासा एक निवेशक पिक बन सकती है। अगर ये 600 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन होता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो आने वाले दिनों में इसमें करीबन 720 से लेके 800 तक के टारगेट हमें यहाँ पर जरूर बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो जरूर 600 के ऊपर अगर ये क्रॉस करके सस्टेन होता है स्टॉक, तो जरूर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें निवेश करके काम कर सकते हो। जी विपुल जी। ठीक, चलिए अगले आज की लास्ट कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए आज की लास्ट कंपनी कौन सी है? जी, एक और कंपनी जिसके नतीजे है एचसीएल टेक की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और 1850 रुपये प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। अब इन्होंने कहा कि रेवेन्यू के मामले में तो इन्होंने स्ट्रीट को बीट किया है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसमें वो मिस हो गए हैं। इसके साथ ही जो गाइडेंस है, ग्रोथ गाइडेंस जो है वित्त वर्ष 2026 के लिए वो 3 से 5% रहने की उम्मीद है, जो कि टॉप IT 5 कंपनीज में सबसे ऊपर है यहाँ पर। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो EPS एस्टिमेट्स हैं वो कट किए गए हैं यहाँ पे 0 to 2% के आसपास। लेकिन अर्निंग पर शेयर अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें वित्त वर्ष 2026 से लेकर 28 तक, तो वो एक 10% की उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। डिमांड में कोई डेटोरेशन यानी कि कोई कमी नहीं देखने को मिली है, फिलहाल कोई गिरावट नहीं देखने को मिली है। BFSI सेगमेंट इनका मजबूत दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेलटेक में हम देख रहे हैं 3% के आसपास की अभी गिरावट देखने को मिल रही है। ये क्या टिप्पणी रहेगी सर सेलटेक को लेकर के? अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी बातचीट हम लोग कर रहे थे प्रचित जी के साथ। रिजल्ट्स के बाद क्या करना चाहिए सेलटेक में? देखिए 2-3 चीज यहाँ पे क्लियर रखना पड़ेगा। निफ्टी आईटी टॉप से नीचे आया था, बहुत लगभग 30% नीचे। 30% नीचे आने के बाद धीरे धीरे रिकवरी चल रहा है। इस बीच हमने 2 हफ्ता पहले ही देखा था ऑलमोस्ट 39,000 के आसपास ट्रेड हो रहा था, अभी 37,000 प्लस चल रहा है। मुझे लगता है निफ्टी आईटी में पोटेंशियल है। शॉर्ट टाइम में पेन रहेंगे, लॉन्ग टाइम में थोड़ा बहुत अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि जितने भी आईटी कंपनीज है ना, मैक्सिमम जो रेवेन्यू आप देखेंगे बाहर से आता है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है अभी, यूएस के साथ कोई भी डील हो नहीं पाया, इस प्रेशर के वजह से मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर अभी उतना रैली हुआ नहीं। तो पोटेंशियल है, और पर्टिकुलर ये स्टॉक में मुझे लगता है कि मैं फंडामेंटल डेटा देख रहा था, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2020 में भी 2019 में भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व हुआ करता था। आज के डेट में ऑलमोस्ट मार्च 2025 के हिसाब से 69,000 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व है। तो इनके पास कैश भी है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मार्केट में लिक्विडिटी का भी कुछ इशू प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स ग्रोथ भी अच्छा ही है, और एक चीज देखेंगे इनके पास कोई भी डेट नहीं है, डिविडेंड भी अच्छा दिया, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है सर। और सेकेंड थिंग इन टर्म्स ऑफ चार्ट में भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी 20% 25% फ्रेश पॉसिबल है। अब 1570 के आसपास चल रहा है। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1480 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे लगता है कि 1850 ऑल्सो 1900 ऑल टाइम हाई पॉसिबल है। इसमें आप एटलीस्ट निफ्टी आईटी का जब टॉप जाने वाला है उस टाइम पे भी एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक चलने वाला है। रिजल्ट भी मुझे लगता है कि उतना खराब नहीं है, और एक क्वार्टर का रिजल्ट के हिसाब से तो जांच नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सर लिक्विडिटी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकल अच्छा है, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। और फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपका प्लान होना चाहिए मिनिमम 15 से 18 मंथ। 15 से 18 मंथ का, ठीक है। छोटी टिप्पणी सर दीपक जी आपकी क्या रहेगी सेलटेक को लेकर के? जी, अगर जैसे देखें कि एक्सेल टेक्नोलॉजी के रिजल्ट भी देखें तो इनलाइन ही कहा जाएगा। और जैसे कि हम देखते हैं एफआईएस का फेवरेट सेक्टर भी है आईटी सेक्टर में, खास करके देखें तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इसमें एफआईएस लगातार निचले स्तर पे खरीदारी करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। और डीआईएस का भी इसमें अच्छा खासा एक पार्टिसिपेशन रहता है। तो जरूर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक में आप जरूर पोजीशंस बना सकते हो। करीबन 1520 के आसपास ये मिलता है, तो यहाँ पे एक फ्रेश अच्छी खासी बाइंग रहेगी। और अगर ये वापिस 1750 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन होता है, तो आने वाले दिनों में इसमें करीबन हमें 1900 से 2000 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। जिस प्रकार से अगर हम देखें रुपए की कमजोरी और डॉलर का मजबूत होना, तो ये एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है पूरे आईटी सेक्टर के लिए। और साथ ही साथ अभी आने वाले दिनों में जिस प्रकार के ट्रेड डील की भी जो अटकलें चल रही है, तो उससे भी देखना होगा कि आईटी सेक्टर को लेके क्या क्या खबर बाहर निकल के आती है। तो ओवरऑल देखे तो पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जरूर आप एचसीएल टेक में बने रह सकते हो। जी विपुल जी।